उस शाम ठंड कुछ ज़्यादा थी। शाम ढलते ही गलियां सूनी हो गई थीं। संध्या तबीयत खराब होने का बहाना कर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब घर के अन्य सदस्य अपने अपने बिस्तर में जा घुसे, तब संध्या अपने बिस्तर पर तकिया रखकर उसे रजाई से ढककर दबे पांव बाहर निकल गई। गली के मोड़ पर एक बोरिंग था, ऊपर पानी की टंकी और नीचे शर्मा जी पान व गल्ला की दुकान थी। नीचे दोनों तरफ पानी की दो टूटी लगी थी जिससे लोग पानी भरते थे। सूरज इकलौता पुत्र था जो नज़दीक के गांव में शिक्षक था। संध्या से उसकी मुलाकात शारदा जनरल स्टोर में हुई थी। उस दिन उसकी चाची ने अपने श्रृंगार की सामग्री लेने भेजी थी। वहाँ संध्या अपनी सहेली सीमा के साथ कुछ सामान लेने आई थी। सूरज एक सामान्य काठी का एक सांवला किंतु स्मार्ट नवयुवक था। उस दिन नेवी ब्लू कलर का जीन्स और वाइट शर्ट पहना था। आंखों में 0 पावर का गोगल्स में वह खूब जच रहा था। उसे पहली नज़र में संध्या बेहद अच्छी लगी। खुले बालों में गुलाबी रंग के सूट में गोरा रंग अच्छा उस पर खिल रहा था। गोरी कलाइयों में गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, नाक की नथनी और कान की बालियाँ जिसमें हल्के डायमंड की चमक उठती थी। संध्या और सूरज एक दूसरे को देखकर मन ही मन एक अनोखे बंधन में बंध गए जिसे प्रेम कहते हैं। ये आँखों से प्रारंभ होकर हृदय की गहराइयों में जाकर अपनी स्थायी भावनाएं उत्पन्न कर देती। उस दिन के बाद सूरज उसके घर के सामने से गुजरता, वह दरवाजे पर खड़ी होकर पर्दे की आड़ से सूरज को देखा करती थी। इस बात का शायद एहसास सूरज को भी था। एक दिन संध्या के कॉलेज में आनंद मेला का आयोजन किया गया था। वहाँ प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ वह चाट का स्टॉल लगाई थी। बहुत भीड़ थी, जैसे पूरा शहर उस कॉलेज ग्राउंड में उमड़ आया हो। शोर शराबे और मस्ती का आलम था। स्टॉल पर स्टॉल लगे थे, लेकिन चाट के स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ थी। सूरज अपने दोस्तों के साथ आया था। उसे संध्या से ऐसा सामना होगा उम्मीद न थी। दोस्तों के साथ चाट खाते उसकी नज़र सहसा संध्या पर जा टकराती। आज संध्या बहुत चहक रही थी। शायद सहेलियों के साथ ने उसके संकोच व झिझक को मिटा दी थी और इसी कारण उसने दोबारा चाट देते समय मजाक में सूरज के प्लेट में कुछ ज़्यादा ही मिर्च डाल दी। जैसे ही सूरज ने एक चम्मच मुंह में लिया, वह मिर्च से व्याकुल हो गया। खांसी आने लगी। संध्या डर गई, उसे पानी का गिलास दिया। सूरज ने पानी पिया पर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चला आया। संध्या अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी। सोचने लगी कि अब वह सूरज से कैसे मिलेगी। यह अवसर उसे दूसरे दिन ही मिल गया। रविवार का दिन था। सुबह 10 बजे वह नगर पालिका के वाचनालय में गई थी। एक पत्रिका पढ़ते हुए उसकी नज़र सूरज पर पड़ी। सूरज एक अखबार पढ़ने में खोया हुआ था। संध्या अपने स्थान से उठकर सूरज के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सूरज अचानक उसे देखकर आश्चर्य भरी नज़र से देखने लगा। शायद यह सपना हो। एक मीठी आवाज़ ने उसका सपना साकार किया। मुझे कल की घटना के लिए प्लीज़ माफ़ कीजिए। संध्या ने अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया। सूरज ने कोमल और मुलायम गोरी हथेली से हाथ मिलाते समय मजाक में कुछ ज़्यादा दबा दिया। संध्या मुस्कुरा उठी। वे दोनों उठकर शहर से दूर शांत वातावरण में पहाड़ के पास बैठकर घंटों बातचीत में खो गए। इसके बाद दोनों प्रतिदिन मिलते, प्यार की अनेक कस्में खाते। उनके मिलन में सबसे बड़ी बाधा जाति की थी। दोनों विभिन्न जाति के थे और यह उनके पवित्र प्रेम की राह में बहुत बड़ी दीवार थी जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। सूरज और संध्या ऊंची नीची हरी भरी पगडंडियों पर भागते, पहाड़ियों पर चढ़ते, पेड़ों की छाया में सैर करते। मिलन की ये मधुर घड़ियाँ तेजी से बीत रही थीं। आसमान साफ था और दोनों समतल मैदान में भागते भागते एक स्थान पर पेड़ों की छाया में लेट गए। संध्या गहरे विचारों में खोई सी बोली, छोटा सा घर होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, 2 पलंग होंगे। सूरज ध्यान से सुन रहा था। बीच में झट से बोला, 2 पलंग? हाँ, संध्या ने उसी खोए भाव से कहा। तो वे 5 बेबी नोज कहाँ सोएंगे? बेबी नोज? बच्चे? धत! कहकर मुस्कुराते हुए संध्या उठकर शर्माते हुए भाग गए। सूरज पीछे भागा और उसे पकड़ लिया।
दोनों हंसते हंसते साथ साथ चलने लगे। तभी खुले आसमान में नीचे पहाड़ियों के पीछे से बादल उड़ते दिखाई देने लगे। संध्या बोली, देखो बादल आ गए हैं, आने दो, बरसेंगे, बरसने दो। और कहीं तूफान आ गया तो हम दोनों साथ रहें तो किसी की परवाह नहीं। दोनों निर्मल हृदय की उद्वेलित तरंग में डूबे हुए थे। अचानक संध्या सूरज का हाथ पकड़ ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सूरज, संध्या, मेरा साथ छोड़ तो ना दोगे? संध्या, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नारी की एक विशेषता होती है, वह जब भी किसी को चाहती है तो पूरे दिल से चाहती है। संध्या भरे मन से उसे निहारती रही। उसकी आंखों में आंसू भर भर कर छलछला रहे थे। उसने उन्हें रोकना चाहा तो आंसू लुढ़क पड़े। आंसुओं का वेग नारी सदा से रोकने की कोशिश करती रही है और कभी सफल नहीं हुई। सूरज ने हाथ आगे बढ़ाकर आंसू रुमाल से पोंछ दिए। दूसरे दिन शाम को सूरज और संध्या बातचीत में इतने खोए हुए थे कि उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि पड़ोस का एक आदमी उन्हें हाथ पे हाथ पकड़े देख रहा है। मंदिर के सामने लगी सीमेंट की कुर्सियों में अनेक लोग बैठे थे। पड़ोस का वह आदमी ने जाकर संध्या के पिताजी को ये बात बताया तो संध्या के बापू ज्वाला प्रसाद यादव का चेहरा एकदम से तमतमा उठा। तू क्या बोल रहा है राधेश्याम? तू होश में तो है ना? तुझे धोखा तो नहीं हुआ? वह कोई और होगी। मेरी बेटी तो अभी भोली और नादान है, उसे प्यार मोहब्बत इन बातों का क्या पता। आप विश्वास करें भाई जी, मैंने इन आँखों से उन्हें एक साथ घुल मिलकर बातों में खोए हाथ पे हाथ रखे देखा है। राधेश्याम की बात सुनकर ज्वाला प्रसाद के जबड़े कस गए और आंखों में खून उतर आया। उसी समय संध्या आ गई। अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी पीछे से बापू की कठोर आवाज़ सुनकर चौंक गई। संध्या, तू उस ब्राह्मण के लड़के के साथ बैठकर क्या कर रही थी? मेरी इज्जत का तुझे जरा भी ख्याल नहीं है? संध्या ने कुछ कहना चाहा तो उसके बापू चीख पड़े, झूठ मत बोलना, मुझे राधेश्याम ने बताया तू कहाँ से आ रही है। वे बाबूजी, सूरज और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। सूरज मुझसे शादी। खामोश, दहाड़ उठे ज्वाला प्रसाद। उन्होंने एक जोरदार चांटा संध्या के गाल पर जमाते हुए कहा, बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे? बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए। आज के बाद अगर मैंने कोई शिकायत सुनी तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला प्रसाद बेटी को अंतिम चेतावनी देकर चले गए। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को सावधान किया कि संध्या पर नज़र रखी जाए। किसी भी इंसान पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं, पर उसकी भावनाओं के पैरों पर जंजीरें नहीं डाली जा सकती। संध्या की भावनाएं आंधी बन चुकी थीं। भावनाओं की आंधी में बहकर लाख प्रतिबंध के बावजूद वह एक दिन फिर अपनी सहेली सीमा के साथ सूरज से मिलने चली गई। सूरज को सीमा के हाथ खबर भेजकर वह चौक में खड़ी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। दुर्भाग्य से उसके बाबूजी आ गए। शाम के समय उसको अकेले खड़े देखकर उसे घर लाए और बाल पकड़कर उसे आंगन में ढकेल दिया। ज्वाला प्रसाद क्रोध से पागल हो रहे थे। उसने संध्या को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। उस पर लात घूंसों की बारिश करते हुए उसके बाल पकड़कर बोले, बोल बेशरम, आज के बाद उस हरामजादे से मिलने जाएगी? नहीं नहीं। संध्या ये भी भूल गई कि इस समय उसके बापू क्रोध से पागल हो रहे हैं, सिर पे खून सवार है। उसने रोते हुए कहा, मैं सूरज को नहीं भूल सकती बाबूजी। अगर सूरज मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान। संध्या की बात पूरी नहीं हो सकी। ज्वाला प्रसाद ने चूल्हे में जलती लकड़ी उठाकर संध्या के कमर पर दाग दिए। संध्या की दिल दहलाने वाली भयानक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। सूरज जब चौराहे पर पहुंचा तो वह संध्या को नहीं पाया। सीमा बताई कि वह उसे यहीं छोड़कर गई थी। सूरज सीमा को उसके घर भेजकर काफ़ी देर तक संध्या की राह देखता रहा। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई कि संध्या उससे मिलने बिना चली गई। अनेक प्रकार की आशंकाओं से वह विचलित हो उठा। घर वापस आ गया। किसी बात पर उसका मन नहीं लगा। खाने के लिए पूछने पर वह अपना पुराना बहाना पेट दर्द होने का बताकर नहीं खाया। दूसरे दिन शनिवार को वह अपना कुछ सामान लेकर
गांव के शिक्षक मित्र के साथ कुछ दिन साथ बिताने के लिए गांव चला गया। वहाँ भी उसका दिल नहीं लगा। शाम के समय वह गांव के मंदिर के पास बैठा संध्या के साथ बिताए समय को याद करने लगा। दूर सूरज को डूबते देख उसका हृदय निराशा से अधीर हो उठा। उसकी आंखों से आंसू भर आए। पक्षियों के झुंड अपने अपने घोंसले की ओर वापस आ रहे थे। सूरज उन पक्षियों को देखकर सोचता है कि काश वह भी एक पक्षी होता तो अभी उड़कर अपनी संध्या के पास जा पहुंचता। इधर संध्या के ऊपर अपने बाबूजी के क्रूरता का भय बहुत प्रभावी था। काफ़ी दिन तक वह सूरज से मिलने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन एक दिन उसकी भावनाओं ने उफान मारा और वह सूरज के नाम पत्र लिखने लगी। सूरज, बेहद प्यार। तुम सोच रहे होगे कि उस दिन मैं तुमसे मिले बिना ही कैसे वापस आ गई और इतने दिनों तक क्यों नहीं मिली। दरअसल मेरे बाबूजी को हमारे प्रेम संबंध का पता चल गया है। मेरे बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूरज, मैंने अपनी ज़िंदगी का दांव तुम्हारे नाम पर लगाया है। इस प्रेम का चाहे जो अंजाम हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। बहुत जल्दी तुमसे मिलकर मुझे ज़िंदगी का फैसला लेना है। यदि तुम नहीं मिले तो मेरी मौत निश्चित है। तुम्हारी संध्या। ये पत्र लिफाफे में बंद कर सीमा के हाथ सूरज के घर पहुंचा दी। सूरज की माँ उस पत्र को सूरज की टेबल पर रख दी। दूसरे दिन गांव से सूरज जब घर आया तो संध्या का पत्र पाकर खुशी से झूम उठा, पर दूसरे क्षण पत्र में लिखी बातें पढ़कर संध्या की तड़प देखकर गहरी उदासी में डूब गया। वह सोचने लगा, इस प्यार का ना जाने क्या अंजाम होगा। दरवाजे पर जाने कितनी देर से दस्तक की आवाज़ पड़ रही थी। सूरज ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अचानक जब उसकी तंद्रा जागी तो बाहर का दरवाज़ा खोला। देखा संध्या थी। तुरंत उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात्रि के इस समय संध्या को देखकर सूरज अपने आप को रोक नहीं सका और उससे लिपट गया। संध्या फपक फपक कर रो पड़ी। सूरज उसे चुप कराकर सोफे पर बैठाया। उसे डर था कि कहीं घर के लोग जाग ना जाएं। संध्या अपना कुर्ता ऊपर कर अपनी कमर का जख्म सूरज को दिखलाई। सूरज उस भयानक रूप से जले जख्म को देखकर उसके मुंह से चित्कार निकल गई। यह सब कैसे हुआ संध्या? ये सब मेरे बाबूजी ने किया है। मैं अब और अत्याचार सहन नहीं कर सकती। मैं घर छोड़कर आई हूँ, वापस नहीं जाऊँगी। तुम्हारे बाबूजी बड़े जालिम हैं संध्या। मैं तुम पर जुल्म होते सहन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ संध्या। अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया कि तुम मुझसे अब भी मिलती हो तो कहीं तुम्हारे साथ मुझे भी। सूरज, संध्या का मुंह हैरत से खुला रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हो जाने का निर्णय लेकर घर से निकली हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगी या अपनी जान दे दूँगी। भावनाओं के आवेश को रोको संध्या। इस तरह घर से निकलकर माँ बाप की इज्जत पर दाग नहीं लगाते। हमारे बीच खड़ी जात पात की दीवारें हमें मिलने नहीं देंगी। तो क्या मैं समझूं कि तुम जात पात की दीवार तोड़कर अपनी संध्या को अपनाने को तैयार नहीं हो? तो मेरे साथ बेवफाई करोगे? याद रखो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। संध्या सिसक पड़ी। इस तरह दीवानी मत बनो संध्या। सोच समझकर फैसला करो। घर से भाग जाने पर हमारे घर वालों की, परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। हमारे माता पिता समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कुछ दिन ठहरो, शायद कोई रास्ता निकल आए। मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, वे तुम्हारे बाबूजी से हमारी शादी की बात करें। समझाने से कुछ नहीं होगा सूरज। मेरे बाबूजी किसी कीमत पर अंतर्जातीय विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। तुम बुज़दिल हो सूरज। तुम मुझसे शायद दामन छुड़ाने के लिए बहाना बना रहे हो। तुम डरपोक हो। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। इतना कहकर संध्या रोती सिसकती चली गई। सूरज उसे जाते देखता रहा। और एक दिन संध्या के बाबूजी ने अपने मित्र के लड़के के साथ संध्या का रिश्ता तय कर दिया। संध्या को इस बात का पता चला तो वह एक बार फिर सूरज से मिली और सिसकती हुई बोली, कुछ करो सूरज, वरना कोई अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हारी संध्या हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुदा कर दी जाएगी। मेरे बाबूजी मेरी शादी तय कर दिए हैं। सूरज कुछ देर तक सोचता रहा,
फिर वह निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है संध्या, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तुम्हारे साथ जो पल गुजरे हैं उसके सहारे मैं जी लूँगी, लेकिन तुम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। सूरज की बात सुनकर संध्या खींच उठी और उसे बेवफा, निर्मोही और कायर कहकर झाड़ लगाई और वापस लौट गई। सूरज की बेवफाई से संध्या को लगा उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी है। सारा संसार उसे अंधेरा दिखाई दे रहा था, जहाँ कहीं से किसी के अपनेपन की जरा भी रोशनी नहीं आ रही थी। घर में संध्या बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी। आंसुओं का सागर उसके हृदय में हिलोरे ले रहा था। माँ ने देखा कि पुत्री की दशा बड़ी शोचनीय है। उसने अपनी लाडली को गले से लगा लिया। माँ का स्पर्श होता ही ऐसा है कि पत्थर भी पिघल जाएं। संध्या माँ का स्पर्श पाकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। बोली, माँ, अब मैं आप लोग जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। मेरी शादी जहाँ आपको करनी है कर दीजिए। मैं खुशी खुशी इस घर से चली जाऊँगी। मैं अब आपके लिए बाहर नहीं रहूँगी माँ। माँ ने फिर से उसे अपने कलेजे से लगा लिया और उसके आंसू पोंछ दिए। माँ अपनी व्यवस्था पर मन ही मन रो पड़ी। कुछ दिन बाद संध्या की बारात आई और वह अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर पिया के साथ पति धर्म निभाने पिया के घर चली गई। दुर्भाग्य जैसे उसके साथ खेल खेल रहा था। पति मिला भी तो ऐसा एक नंबर का शराबी और जुआरी। पहली रात ही शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ आया और उस पर झपट पड़ा, जैसे उसे किसी बात की सज़ा देना चाहता हो। कुछ ही दिन में संध्या को पता चल गया कि उसके पति और ससुराल वाले उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशा अनुकूल दहेज नहीं मिला था। दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसका पति उसे प्रताड़ित करने लगा। संध्या सब कुछ सहन करती रही। एक दिन उसके पति ने संध्या को अपने बाप से 50,000 मांगने के लिए दबाव बनाया। संध्या अपने बाबूजी को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वह इनकार कर दी और उसके बाद संध्या पर जुर्म का कहर टूट पड़ा। उसे लात घूंसे से मार पीट कर उसकी जान लेने के लिए उस पर चाकू से प्रहार किया। यदि वह चाकू का बार अपने हाथ पर रोक नहीं लेती तो चाकू उसके पेट के अंदर होता। अब यह सब संध्या के लिए असहनीय हो गया और वह उसी समय अपने मायके जाकर यह सब बात बताई। अपने ऊपर जुल्मों की दास्तान सुनाकर बाबूजी से बोली, बाबूजी, मैं अब और अत्याचार सहन नहीं कर सकती। मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। उसके जख्म को देखकर पत्थर दिल उसके बाबूजी भी रो पड़े। उसे घर पर ही रोक लिए। संध्या अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार को भूल नहीं पाती है। मायके में भी उसका मन नहीं लगता है। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर वह आत्महत्या के लिए रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ती है। संयोग से रास्ते में उसकी मुलाकात सूरज से हो जाती है। वह नफ़रत से मुंह मोड़कर जाने लगती है तो सूरज उस आवाज़ देकर रोकता है। कहता है, संध्या, इतनी बेरुखी क्यों? ससुराल में कैसी हो? संध्या अपने को रोक नहीं पाती है और अपना सारा हाल बताती है। सूरज कहता है, संध्या, मैं अब समाज की परवाह नहीं करूँगा। मैं तुमसे विवाह करूँगा, चाहे जो हो जाए। सूरज उसे समझाकर वापस भेज देता है कि जल्द ही मैं अपने पिता से बात कर उसके घर भेजूँगा। घर में सूरज जब अपने पिताजी से अपनी शादी की चर्चा करता है तो घर में तूफान आ खड़ा होता है। उसके पिताजी सूरज पर बहुत नाराज़ होते हैं और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। सूरज भी जिद करता है कि वह शादी करेगा तो संध्या से, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, वह विवाहित है, फिर यादव जाति की है। हमारा उससे मेल नहीं हो सकता। वह हमारे बहू बनने के काबिल नहीं है। माँ, मुझे संध्या से बहुत प्यार है। वह भी मुझे बहुत चाहती है। अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यदि हमारा रिश्ता नहीं हुआ तो हम जान दे देंगे। नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी। सूरज को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि माँ अपने बेटे की खुशी को ज़रूर समझेगी। वह दिन भर अपने कमरे में लेटा रहा। दोपहर को खाने के लिए बुलाने पर भूख नहीं है कहकर नहीं गया। वह गुस्से में था। उधर उसके पिताजी ऊंची आवाज़ में बोले जा रहे थे। उनका कथन जैसे उसके कानों में गर्म पिघले शीशे की तरह लग रहा था।
पिताजी घर के सभी सदस्यों को चेतावनी भरे शब्दों में बोल रहे थे। कान खोलकर सुन लो, मैं इस विषय पर और नहीं कहूँगा। सूरज की शादी कभी भी दूसरी जाति की लड़की से नहीं करूँगा। उसने ये कैसे सोच लिया, एक ब्राह्मण घर में जन्म लेकर मेरी पूरी इज्जत को समाज में डुबाना चाहता है। क्या इसी दिन के लिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया? सोचा था कि मेरा नाम रोशन करेगा और नाम मिट्टी में मिलाने चला है। जाकर कह दो उसे, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सभी खा पी कर उठ गए। माँ की ममता अपने लाल को भूखे देखकर भला खुद खाना कैसे खा सकती थी। वह एक थाली में कुछ खाना लेकर सूरज के कमरे में गई। बेटे की इस तरह दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सामान इधर उधर फैले थे। एक ही दिन में सूरज का चेहरा कमजोरी से उतर आया था। माँ को देखकर उसके भीतर आशा का संचार जगा। माँ, माँ, तुम तो मेरी खुशी समझो माँ। मेरी शादी संध्या से होने दो माँ। पिताजी को ये बात मैं कैसे समझाऊँ? आज के इस कंप्यूटर युग में जाति पाति भेदभाव को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। क्या दिया है इस जाति ने हमें? केवल झूठी शान। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे लोग। समाज में इंसान की प्रतिष्ठा उसके कर्म से, व्यवहार से होती है। कबीर की जाति क्या थी? रैदास निम्न वर्ग में जन्म लेकर श्रेष्ठ गुण के कारण संत रविदास कहलाए। माँ, अब वह पुराना जमाना नहीं रहा। ठीक है, राजा महाराजा के समय में ब्राह्मणों को ऊंची आसन दी जाती थी, उनसे शिक्षा दीक्षा ली जाती थी। अब क्या स्थिति है हमारी? कर्म के पदच्युत होकर हम समाज में सबसे निम्न वर्ग हो गए हैं। नौकरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी अयोग्य हो गए हैं। जाति प्रथा को पूरी तरह से मिटाना जरूरी है ताकि सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। बेटा, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यह बात तू अपने बाबूजी को समझाना। ले, अब खाना खा ले। खाने से कैसी दुश्मनी? माँ के जिद और प्यार भरे आग्रह ने सूरज को शांत कर दिया। आज सूरज के घर में पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों की सभा हो रही थी। सूरज के पिताजी उनके द्वारा सूरज पर दबाव डालना चाहते थे। सूरज को सभी के सामने बुलवाया गया। सभी लोगों ने उसे कई तरह से समझाया कि यदि वह दूसरी जाति में शादी करेगा तो उसे तथा उसके परिवार को अनेक तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनको समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। सूरज हाथ जोड़कर उनसे बोला, आप सभी मेरे बुजुर्ग आदरणीय हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे धर्म ने, जाति ने हमारे पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी हैं? हमारे शास्त्र बताते हैं कि आदिकाल में विवाह स्वयंवर विधि से होती थी, जिसमें श्रेष्ठ वीर योग्य व्यक्ति का चयन प्रतियोगिता और योग्यता के आधार पर वधू अपने लिए श्रेष्ठ वर का चुनाव करती थी। गुण, धर्म, स्वभाव के अनुसार समान विचार वाले व्यक्ति का संबंध होना कोई गलत बात तो नहीं है। आज हम झूठे अहंकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अपने लड़के लड़कियों पर दबाव डालकर या दहेज के लालच में जिससे अधिक दहेज मिले सौदा कर, पुत्र को बेचकर या दामाद खरीदकर शादी के बंधन में बांध देते हैं। पर ऐसी शादी कभी सफल नहीं होती है। जीवन भर लड़के या लड़कियों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। क्या इस प्रकार बंधकर पति पत्नी प्रेम के उस एकता के सूत्र में विस्तार कर सकते हैं जिसके लिए गृहस्थ आश्रम एक साधन मात्र है? किंतु जहाँ प्रारंभ में ही ठीक चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ जीवन की धारा शांति से कैसे बह सकती है? इसका विकास कैसे हो सकता है? इसलिए विवाह के लिए पुत्र पुत्री की सहमति आवश्यक है। समाज के लोगों को सूरज की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे नाराज होकर चले गए। सूरज के पिता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिए। वे कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे। सूरज ने देखा कि सभी लोगों में जागरूकता नहीं आई है। लोगों को समाज में परिवर्तन के लिए समझाने से नहीं, बल्कि स्वयं अपने आचरण में अपनाने से होगा, कार्य करने से होगा। आज के नवयुवकों को समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवादी रस्में, रिवाज, जातिवाद के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव मिटाने के लिए आगे आना होगा। तभी ये सामाजिक बुराइयां दूर हो सकती हैं।
सूरज ने एक अंतिम कोशिश की, अपने पिता से विवाह की अनुमति चाही। फिर क्या था, उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने सूरज से कहा, तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज तुरंत सूटकेस में अपना कपड़ा रखा और घर से दरवाजे से निकलना चाहता था कि माँ की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो बेटा, रुक जाओ। तेजी से बढ़ते कदम अचानक रुक गए। सूरज अब उस स्थान पर खड़ा था जहाँ उसे सब कुछ त्याग कर एक बाहर की अनजान मंजिल पर जाने का निर्णय लेना था। पल भर की देरी किए बिना वह दरवाजे के बाहर हो गया। स्टेशन के छोटे से प्लेटफार्म पर संध्या और सूरज ट्रेन का वेट कर रहे थे। तभी ट्रेन आ गई। दोनों सवार होकर अपनी नई मंजिल की ओर एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए आगे बढ़ गए। आर्य समाज के मंदिर में आज संध्या और सूरज की शादी हो रही थी। दोनों बेहद खुश थे। आज उनके सपने साकार हो गए थे। उनके प्रेम की चिंगारी वेद मंत्र के साथ पवित्र अग्निकुंड में जलती लपटों में विलीन हो गई। सुनहरे आशा भरे भविष्य की सुखमय सपने संजोए साथ साथ वे जीवन पथ पर शादी के फेरे पूरे कर रहे थे।